बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एंड हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल ज़रूर रखना। मेरे ख्याल में ज़िंदगी के बहुत सारे मकासद में से ये एक मकसद ज़रूर होना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, सेल्फ़ ग्रोथ यानी वक्त के साथ साथ, गुज़रते हुए दिन के साथ अपनी ज़ात में, अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनैलिटी में निखार लेके आना, मैं समझती हूँ इनफरादी सतह पे ये बड़ी ज़रूरी बात होती है। इंसान की शख्सियत मैं समझती हूँ कि हर बदलते दिन के साथ जो है उसमें निखार आना ज़रूरी होता है, और उसमें आपकी तरबियत भी होती है, आपकी सोहबत भी होती है कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से भी अगर बात की जाए तो जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं वही तमाम की तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फिर जब आप फ़ैसले करते हैं उसका कहीं ना कहीं निखार ज़रूर नज़र आता है। और आप ये याद रखिएगा कि जब सेल्फ़ ग्रोथ की बात आती है तो मैं एक जगह पढ़ रही थी, एक रिसर्च थी, उसका मफ़हूम बयान करते हुए, रिसर्च तो गालिबन काफ़ी लंबी, लेकिन मफ़हूम बयान करते हुए कि आप अपना मुकाबला किसी और के साथ मत कीजिए, आप अपना मुकाबला अपने साथ ही कीजिए कि आप 2 साल पहले कहाँ पे थे और अब कहाँ पे हैं, और कहाँ पे ऐसी कोताहियाँ हुई हैं या कहाँ पे आपने अपनी शख्सियत में निखार लाने के लिए इम्प्रूवमेंट्स की, और फिर अपने आप को शाबाशी भी दीजिए। यानी जहाँ जहाँ आपको लगा कि आप में कोई पॉजिटिव चेंज नज़र आया है तो ख़ुद के हवाले से भी ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी करना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि आपको मौका मिला है कि आप ग्रोथ कर सके हैं अपनी, और अपनी शख्सियत में निखार ला सकें, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी शख्सियत को मुकम्मल करने में बड़ा एक अहम किरदार अदा करती हैं। ख़वातीन हज़रात, आज आपको मालूम है आज की प्रोग्रामिंग में आपकी मुलाकात जो है, आपने पोस्टर तो देख लिया होगा वीकेंड एट होम और पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे और इंस्टा पेज पे। आज आपकी मुलाकात, मैं हमेशा ये जुमला इस्तेमाल करती हूँ और ये यकीन जाने बड़े दिल और मान के साथ ये जुमला इस्तेमाल करती हूँ कि आपके अपनों के साथ होने वाली है। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि जब जब इनसे मुलाकात होती है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और हमारी हमेशा ये उन शख्सियात में से हैं, उन मेंटर्स में से हैं कि हमने स्क्रीन पे इनकी आवाज़ सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। तलफ़्फ़ुज़ की बात करें, उर्दू की बात करें, अंग्रेज़ी की बात करें, ठहराव की बात करें, डेकोरम की बात करें, ग्रेस की बात करें, वज़ादारी की बात करें, ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं हसन जलील साहब की शख्सियत के साथ चलते हैं। हसन जलील साहब हमारी पाकिस्तान का एक ऐसा असासा है और कमेंट्री की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि इनकी आवाज़ सुनते हुए हम बड़े हुए। फिर सिर्फ इस हद तक महदूद इनकी जो काविशें, इनकी कोशिशें नहीं, रेडियो के लिए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए इवेंट्स को जो इन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पे बिलखसूस होस्ट किया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, अल्लाह ताला ने ख़ास करम इन पे किया हुआ है। सो वी हैव विद अस नन अदर देन हमारे अपने और मेरे वन ऑफ माई मेंटर्स हसन जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं तो आपके इंट्रो की तारीफ़ करने वाला था लेकिन उसके बाद जो आपने हसन जलील साहब के बारे में बात की वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। असल में सर हसन जलील साहब हैं ही बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। तो फिर तारीफ़ तो करना बनती है, और Thank you. इंसाफ कर लूँ, काश इंसाफ कर पाऊँ, बट सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क बिलखसूस अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए और वीकेंड एट होम के हमारे इस प्लेटफॉर्म में भी हम यंगस्टर्स को हमेशा वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जी, सर आंखों पे ये प्लेटफॉर्म आप तमाम के तमाम यंगस्टर्स के लिए। फ़िज़ा की जब बात करते हैं, फ़िज़ा मलिक की, तो शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ मॉडल, और एक्टिंग इन्होंने बिलखसूस पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के एक प्ले के लिए की, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये इनकी खुशकिस्मती कि पीटीवी की ट्रेनिंग हासिल इन्होंने की हुई है। सो लेट्स वेलकम फ़िज़ा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड कि मैं आपके शो पर आई हूँ। रियली? या तो पहले क्यों नहीं आई, क्या मसला था? नंबर नहीं था मैं मेरा? तो आपको बचपन से देख रही हूँ और मैं एडमायर करती हूँ आपका प्यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड यू लुक लवली माशाल्लाह। अच्छा Thank जी, you सामने मौजूद हैं CEO। अब मैं हसन साहब, सर मुझे आप एक बात बताएं, ये मैं अब आगा भाई के लिए थोड़ी ना मैंने कार्ड्स देखने, ये तो ऑब्वियसली आगा अब्बास साहब को जब हम देखते हैं तो अगर किसी को, जो कि वैसे तो नहीं किसी को पता होगा, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर किसी को ना पता हो कि ये बहुत बड़ा एक असासा है हमारे मुल्क का, मीडिया इंडस्ट्री का, एक्टर हैं, कमेडियन है, तो इनको देख के ये नहीं लगेगा किसी प्राइवेट कंपनी के CEO हैं?
कुछ 4-5 कंपनियां होंगी इनकी। क्या आप ठीक नहीं हैं? और मैं हसन भाई आज तक वो कंपनियां ही ढूंढ रहा हूँ। ख़वातीन-ओ-ज़ात, इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए हंसाने का फ़न आगा अब्बास साहब जानते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास करम इन पे किया है, और हंसाना भी ऐसा कि किसी शख्स की दिल आज़ारी ना हो, ये हुनर और फ़न और आर्ट आगा अब्बास साहब को मिला है। और इसमें इनके बड़ों की, सीनियर्स की ट्रेनिंग और ये जो बाअदब हैं उसका ख़ास फल इनको अल्लाह ताला ने दिया। लेट्स वेलकम आगा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा दूसरा घर है ये पीटीवी, आप जब बुलाएं मैं हाजिर। सो बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो। वैसे मैं बता दूं, कोई पता पुता नहीं, 5-6 कंपनियों के सीईओ होंगे, थोड़ा मेरा भी शेयर बनेगा फिर। अल्लाह करे वो मुझे मिल जाएं कहीं। सामने मौजूद है जी, ये तो हमारी अपनी शबनम मजीद पे भी अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम। बड़ी मीठी सुरीली आवाज़, एंड राइट फ्रॉम डे वन मैं जितना शबनम को जाना वक्त के साथ साथ, तो उतना ही ये मज़ीद जानने की कोशिश की, और ये मिला सुनने समझने को कि उतनी ही नफीस शख्सियत के ये मालिक हैं। मीठी आवाज़ और मीठी ही तरबियत और तबीयत की मालिक हैं, और हुकूमती सतह पे भी इनको बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया, लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ वो प्यार मोहब्बत अपनाई है जिसकी वजह से आपकी दिलों में राज करती हैं शबनम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं आपका हमेशा की। प्यार, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में आप सबकी इजाज़त से इस टाइम पे नाश्ता सर किया हुआ? जी बिल्कुल। रियली फिजा? नहीं। अब भैया मुझे तो लग रहा जी है, बिल्कुल करेंगे। नहीं करके जाएंगे हाँ, मुझे वैसे लग रहा है 2 दिन से आपने कुछ खाया हुआ नहीं है। नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन हो गए, लेकिन मैं आपको 2 ही कर रहा हूँ। इसीलिए निहारी और उसकी बातें हो रही थी। निहारी और उसकी बातें नहीं पूछ रहे थे कि जी निहारी, मैंने कहा वो बाहर से मिलती है, जाके खा ले। नहीं, सौ बिस्मिल्लाह, आपको निहारी पसंद है, अभी ये मंगवाते हैं। लेकिन नाजिश को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या कुछ होने वाला है बताइए। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो वेज। ठीक है। क्योंकि आपको पता मौसम ऐसा, थोड़ी फ्राइड आइटम होनी चाहिए। उसके साथ पॉकेट्स बर्गर बना रही हूँ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आप बनाना शुरू करें, फिर आप साथ साथ, और कहीं कोई टिप आपने देनी हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम फिर ऑन एयर उसको शेयर कर लेंगे। ज़रूर। अच्छा जी, ये आप शो में ही हमें दे दीजिएगा, बाद में नहीं मिलने। अच्छा, ये मैं अगर आपको बताऊं ना, BTS में भी हम आपको दिखाएंगे कि बाद में एक अलग महफिल का इनकाद किया जाता है। हमारे प्रोड्यूसर साहब इलियास चौधरी साहब के रूम में फिर जितने भी मेहमान हैं, ये भी बड़ी खुशकिस्मती होती है कि प्रोग्राम के बाद मेहमानों का दिल नहीं करता जाने को, उनका दिल करता कि ऑफिस में बैठ के खाना खाएं। तो ये बड़ी बरकतें हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की सर, PTV और रेडियो पाकिस्तान। क्या कहने हैं, देखिए मेरा भी जिस तरह आगा साहब ने कहा, मेरा सही मानों में रेडियो और टेलीविज़न दोनों मेरे घर हैं। रेडियो तो मैंने कदम रखा था जब मेरी उम्र 19 साल थी। अब सोचिए आप कि मैंने अपनी कम उम्री, अपनी जवानी, अपनी नौजवानी सब कुछ रेडियो और टेलीविज़न से शुरू की। तो क्या बड़ा इदारा है, और आपको पता है जो तरबियत हासिल की हमने वो ज़िंदगी में आप यकीन माने हर जगह काम आई। अग्रीड। मतलब ये कि आपका अखलाक, आपके आदाब, आपको बोलने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, आवाज़ पे कंट्रोल, उसके बाद वक्त की पाबंदी, ये तमाम चीज़ें हमें रेडियो और टेलीविज़न ने सिखाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। बड़ी खुशनसीबी थी मेरी कि वो प्राइम दौर था रेडियो का भी और टीवी का भी। अग्रीड। और बड़े बड़े अर्ली जो दौर था, और उसमें बड़े बड़े नाम आपको बताइए जो मेंटोर थे और सही मानों में जिन्होंने बुनियाद रखी मीडिया की, वो लोग मौजूद थे। तो उनसे सीखने का मौका तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे। अगर भाई ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और मैं शबनम आपसे भी इस बारे में ज़रूर बात है, और फिज़ा आपसे भी। लेकिन भाई पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान, और इस बात पे ज़रूर एम्फोसिस देते हुए, ऐसी ट्रेनिंग आपकी कर देता है कि आम जिंदगी में आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बात करने का सलीका और ढंग, यानी अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने किसी से भी कोई बात करनी है तो मैं 2 दफ़ा पहले सोचती हूँ कि तलफ़ुज़ मेरा, लफ्ज़ सही हैं, अल्फाज का चुनाव। ये तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की देन। मैं बल्कि आपको ना एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं पहली दफ़ा जब PTV में काम करने आया तो मुझे तारिक जमील साहब ने का एक प्ले था, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने बुलाया। उसमें नबील थे, ठीक, फ़ारूक ज़मीर साहब थे, अरूज नासिर थी, तायरा इमाम साहिबा थी। अच्छा, मैं चूँकि प्राइवेट प्रोडक्शन से आया था, वहाँ एक कैमरे पे काम होता था, तो हमने यहीं पे शायद सेट लगा था। तो मैंने एक सीन किया, सीन करने के बाद ना तो मैं बैठा रहा, तो मुझे ना ऊपर से तारिक जमील साहब ने पैनल से कहा, आगा बेटे ओके हो गया है। तो मैंने कहा जी क्लोज़ नहीं करने, तो सारे हंसने लग गए। तो नबील कहता है
अबे गधे यहाँ पे 3 कैमरे लगे हैं, यहाँ क्लोज 7 ही हो जाते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा, फिर मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखी कि अच्छा कि आपको अलर्ट रहना है क्योंकि आपका कोई भी कैमरा आप पे आ सकता है। ये हमने चीज़ यहाँ से सीखी। बिल्कुल। और फिर हमें बाहर प्राइवेट में करने में बड़ी आसानी होती थी। मतलब कि यहाँ से हम सीख के फिर यहाँ से हमने गुफ्तगू करनी सीखी कि यार अच्छा ये बात करनी है, ये नहीं करनी, ये लहजा है, ये तलफ़ुज़ है, ये चीज़। और फिर आप हसन भाई की बात करते हैं, मैं स्टूडेंट एज में था तो जब हम मैच देखते थे वो पीक टाइम था क्रिकेट का। हाँ। तो हम ना उस वक्त हमारी इंग्लिश माशाल्लाह उसी तरह थी, तो वो इफ्तिखार अहमद साहब और चिश्ती मुजाहिद साहब इंग्लिश कमेंट्री करते थे। अब हम इंतज़ार में होते थे कब हसन भाई और मुनीर हुसैन साहब आए तो हमें समझ आए हो क्या रहा है। बिल्कुल। और आपको याद है कि जिस उम्दगी के साथ ये कमेंट्री किया करते थे, अगर आंखें बंद करके भी आप सुनते तो आपको एक मंजर नजर आना शुरू हो जाया करता था। जी बिल्कुल। हमें पता लग, आप आंखें बंद करें आपको पता लग रहा होगा कि कौन इस वक्त कहाँ खड़ा है, कहाँ फील्ड कर रहा है, किसने कहाँ शॉट खेल लिया। और फिर जो उर्दू तैरती हुई आती थी ना, वो बड़ी कमाल थी। अच्छा, मुझे याद है शबनम, आपने भी जरूर ऑब्वियसली हसन साहब के सर के बारे में भी बात करते हुए, अच्छा कमेंट्री जैसे जैसे अगर चौका लग गया या छक्का लग गया या फलां चीज हो गई है तो ऐसे दिल धड़क रहा होता था, लेकिन इनकी कमेंट्री की ढारस की वजह से जो है ना जरा सुकून दिल को पहुंच जाया करता था। आप यकीन कीजिए कि मैं अमेरिका गई जब, तो प्रोग्राम के बाद जब हसन साहब ने मेरा इंटरव्यू किया ना, तो मैं उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा कोई नहीं थी। मैंने कहा मुझे तो इतना प्रोग्राम का मज़ा नहीं आया और इतना मुझे अमेरिका आने का वो खुशी नहीं हुई जितनी मुझे ये खुशी हो रही है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसा ही। और ये कब की बात है? ये 2003 या 4 की बात है हाँ, ना? 4 की और पहली बार इनसे मुलाकात हुई इन पर्सन? मुलाकात हुई और फिर बल्कि काफ़ी देर वो प्रोग्राम भी चलता रहा, रात के मेरे ख्याल 2 बज गए थे। बहुत। और लोग उठ ही नहीं रहे थे। हाँ। तो लेकिन बड़ा उन्होंने वहाँ बड़ा प्यार उन लोगों का मिला। लेकिन जो मुझे खुशी हुई ना इनके साथ बात, आप यकीन कीजिए कि 2 बजे थे ना रात के, होता है कि बंदा प्रोग्राम करके तो थक जाता है कि अब मैं इतनी इनको देख के बिल्कुल मेरी होश, वो नींद जो थी ना उड़ गई। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। और आज भी इनको देख के वही मेरी अभी कैफियत है। और वो जब बोलते हैं तो वो इनकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये भी अल्लाह ताला की एक दिन होती है कि अगर आप जो लोग 2 बजे तक जाग रहे थे ना, वो शबनम मजीद की वजह से जाग रहे थे। तो ये तो ना अच्छा मैं आपको बताऊं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि आप मुश्ताक होते हैं उनको सुनने की। जैसे इनकी आवाज़ थी, मैंने आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में इनसे मिला हूँ, मगर मैंने वो आवाज़ आज भी मेरे कानों में है। अच्छा, यानी ये पहली बार सर? हाँ जी, मैं नहीं मिला। मैं स्टेडियम क्रिकेट देखने जाता रहा और मैं घूमता रहता था कि कहाँ कमेंट्री बॉक्स है, मैं कहाँ देखूँ। अच्छा, उसकी रसाई नहीं थी मुमकिन सर आप तक पहुँचना? तो बड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं बाद में लूंगा ना इनसे। क्यों नहीं? और जैसे तारिक अजीज साहब मरूम की आवाज़ थी कि मतलब हम जब सुनते थे तो आंखें बंद की हमें पता है तारिक साहब बोल रहे हैं या हसन भाई बोल। अभी मैंने रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैच देखा उर्दू, उसमें एक बंदा बोल रहा था, उसका नाम भी हसन है। ठीक है। और वो सेम वही मैं कहूँ कि नहीं हसन भाई तो ये नहीं है। अब मैं कहूँ ये मुझे कैमरे में दिखाएं ये कौन कैमरे में मतलब उसकी कोशिश बहुत अच्छी थी, मगर वो जो इनका एक हमने सुना हुआ था ना, नहीं इनका तो हाँ चार्म एंड ऑरा ही कुछ और है। और ये टोन, वोकल टोन, ये अल्लाह ताला की देन होती है। वो हर बंदे का अपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हर एक मैं को इसमें थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा खासतौर से नई नस्ल के लिए। देखिए बात यह है कि हर काम में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और उसका बैकग्राउंड आपको पता नहीं होगा, आप कामयाब नहीं होंगे। मुझ में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी, लेकिन वजह ये थी कि एक तो मुझे शुरू से मुताले का बड़ा शौक़ था। ठीक है। मैंने, मेरा ख्याल अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो मैंने 20 से 25 हज़ार किताबें पढ़ी हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कोई आप नावल बता दीजिए तारीख़ी, कोई रोमांटिक नावल बता दीजिए, कोई अदबी किताब बता दीजिए, मुझे मैंने पढ़ी हुई। ठीक है। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी वोकेबलरी बहुत बढ़ गई। और वोकेबलरी का यानी ये कोई सेल्फ प्रेज नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं। 3 मौक़े कमेंट्री में मैंने, असल में मेरे क्रिकेट कमेंट्री का ग्लैमर इतना था कि उसमें बाकी मेरी चीज़ें छुप गई। अग्रीड। मैंने जो असल में जो बाकी 500 के करीब इवेंट और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट किए, उनकी अहमियत कहीं ज़्यादा है। तो उसमें 3 मरतबा ऐसा वाक़या पेश आया कि ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है और मैं बोले जा रहा हूँ रेडियो पर, तो एक मरतबा मैं 2 घंटे 50 मिनट बजट सेशन पे बोलता रहा। ओके। एक मरतबा अवामी मेला होता था तो ग्राउंड गीला था, उसे तैयार किया जा रहा था, मैं 2 घंटे 25 मिनट बोलता रहा कंटिन्यूअसली, जबकि ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा। तो सर फिर क्या जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? वो 2 घंटे 25 मिनट कुछ तो बात करनी कुछ तो देखिए अल्लाह ताला की तरफ से होती है। मसलन अगर आप मुझे इस स्टूडियो पे कह देना अभी, ठीक है, कि बोलना शुरू करो, हाँ, तो इसमें इतना मवाद है कि मैं 3 घंटे बोल सकता हूँ इस स्टूडियो पे। देखिए लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, कमेंटेटर की सबसे बड़ी खूबी होती है ऑब्जर्वेशन। अग्रीड।
کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی مثلاً آپ کے برابر میں رکھا ہوا ہے گلدان، ٹھیک ہے جی، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کس کلر کا ہے، کس کا کرسٹل کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا یہ کلر ہے، اچھا، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ یہاں سے اگر رائٹ سے چلیں وہاں تک آپ کو واپس آتے آتے آپ آرام سے 40 منٹ نکال دیں گے. آئی ٹوٹلی اگری. یہ سارا آبزرویشن کا کمال ہے اینڈ یو آر بینگ ڈاؤن ٹو ارتھ ایز ویل سر. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم آپ پہ کیا ہوا ہے. فضا آپ سے بھی بات کرتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو ایز اے ویور دیکھنا اور پھر پی ٹی وی کے پہ آنا اور کام بھی کرنا. ہمیشہ سے سنا تھا ایک نوسٹیلجک فیلنگ ہے, اپنے بڑوں سے سنا کہ پہلی دفعہ کارٹونز بھی لگتے تھے 5 منٹ کے, اور پھر ڈراماز اتنے فیمس ہمارے یہاں پاکستان کے جو چلے. تو جب میں پہلی دفعہ یہاں آئی نا تو مجھے ایک نا عجیب سی فیلنگ آئی جیسے آج میں ایکٹر بنی ہوں. ایک الگ ہی ڈسپلن تھا یہاں پر, اور جیسے سر نے کہا یہاں کیمرہ ورک ڈفرینٹ تھا. ہم پرائیویٹ جب کام کرتے ہیں تو عام سیٹس پہ ایک کیمرہ پہ کام کیا بہت ٹائم لگ جاتا ہے ایک ایک شاٹس کرتے. یہاں پہ 2-3 کیمراز ایک ساتھ, تو مجھے بڑا اچھا لگا, اور ٹائم کا بھی یہاں بڑا خیال ہوتا ہے. ہاں بھائی ٹائم کی تو پابندی ایسی ہے سر, بھائی ٹائم کی تو اب تو ایسی عادت ہمیں شبنم پڑ گئی ہے سر کہ دعوت پہ بھی 7 بجے بلائیں تو میزبان نہیں تیار ہوتے, میں پہنچ جاتی ہوں. میں کہتا ہوں ظلم ہے ایسی ٹائم کی پابندی کہ ہم ایک دفعہ سین کر رہے تھے تو اچانک دیکھا تو وہ کیمرہ خالی پڑا تھا, تو ہم نے کہا کیمرہ مین کا کہتے ہیں ان کا ٹائم ختم ہو گیا چلے گئے. شبنم آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا کہ نہیں کہ جو ٹائم دیا ہے یا نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی جینوئن وجہ ہو ورنہ آپ کبھی لیٹ ہوں یا کبھی بھی نہیں لیٹ ہوئے. اور آپ یقین کیجیے کہ ٹائم سے پہلے پہنچتی تھی. میں تو 8 سال کی ایج سے پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہوں, اور الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا مجھے, اور بہت سارے ایسے جو ہمارے لیجنڈ سے ان کے ساتھ بھی ملنے کا موقع ملا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. محمد کوی خان صاحب کا ڈسپلن بھائی, یاور حیات صاحب, میں کہتی ہوں کہ ایسے ایسے کمال لوگ تھے اس دور میں. تو ابھی بڑی ہوتی ہے کہ فیلنگ کہ کاش اسی طرح سے وہ سارے لوگ واپس آئیں اور اسی طرح سے رونقیں ہوں. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بہت ساری یادیں بہت اور یہی وہ یادیں ہیں اور یہی وہ ڈسپلن ہے اپنے سینئرز کا. استاد حامد علی خان صاحب کی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, ان کو جو ٹائم دیا جائے 3 گھنٹے پہلے آ جاتے. اب لاسٹ ٹائم جب آئے میں کہا سر 2 بجے شو شروع ہونے, آپ 11 بجے پہنچ گئے. تھرتھلی سی مچ گئی ہے اسٹوڈیوز میں, ٹینشن مجھے ہونا شروع ہو گئی. لیکن یہ ڈسپلن ہے, اور یہ وہ خواتین و ذات, اور یہ تمام چیزیں زندگی کے باقی معاملات میں بڑی ہیلپ آؤٹ آپ کو کرتی ہیں. تو یہ تمام کریڈٹ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور ریڈیو پاکستان کو جاتا ہے. اچھا جی, آپ سب کی اجازت سے اب شبنم موجود ہیں سر. بالکل ہاں بھائی برس نہیں چاہیے. جی خواتین و ذات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی ون آف آر مینٹورز اور ہمارے ملک کا اثاثہ حسن جلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ کا قیمتی وقت ہمارے لیے سر آنکھوں پہ, بہت شکریہ. فضا ہمارے ساتھ موجود ہے, آغا عباس صاحب بھی موجود ہیں. ہمارا کوئی قیمتی وقت نہیں, میں تو ستا پہ آسا اٹھ کے آ گیا کہ میں ہوتے کہڑی ہودیاں کڈن ڈیا. اچھا میں سچ میں قسم کھانا ویسے بھی بری بات ہے, عام حالت میں تو لائٹر نوٹ کر ٹی وی پہ تو بالکل بھی نہیں. میں سوچ رہی تھی کہ آپ ان سے ان کی طرف, ان کا قیمتی وقت ہو سکتا ہے میرا نہیں. میں تو ستا پہ آواں تو آج جب میں نے یہاں آنا ہوتا ہے نا پھر میں نے الارم لگا, میں کی اتنے کرن ڈیا تھا گھر ناشتہ کر کے پھر سو جانا سی. جب آپ نے یہ جملہ کہا نا اور اس کے بعد آغا صاحب کو کہا تو میں میرے پر چھٹی حص کہہ رہی تھی کوئی جملہ آئے گا. وہی آپ کو ویسے گھر میں بھی سیریس کوئی لیتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میری شادی ہوئی نا, ٹھیک پہلا دن تھا تو میری مسز مجھے یہ نا اپنی والدہ کو کہتے ہیں بوبو, کیونکہ یہ وہ قزل باش ہیں تو وہ بوبو کہتے ہیں. تو مجھے کہتی میری بوبو نے کہا تھا آپ کا نام نہیں لینا تو آپ کو کیا کہوں. میں کہا بی بی ہوں نکاح ہو گیا پاویں پائن کہہ لے. میرا منہ دیکھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. بہت سی باتوں پہ بھابھی اندر کمرہ بند کر کے ہنستی ہیں. بالکل ایسا ہی. میں روتا ہوں. آپ مناتے بھی ہیں کہ نہیں بیگم کو؟ جی کیوں نہیں منانا. کیسے مثلاً یعنی
बस जाके आराम से चलो अच्छा सॉरी कर लिया, ये कर लिया। कोई फूल दे दिया, कोई तोहफा दे दिया, कोई ऐसी बात कर दी? नहीं नहीं, एटा लाड नहीं है बस। हाँ, लेकिन उनकी बर्थडे पे कोई ना कोई चीज मैं वो जरूर। प्रोग्राम देख रही हैं वैसे आपका? ओए होए, अच्छा माफ करना मैं। लेकिन ये मैं इस लिहाज से खुश नसीब हूँ, मेरी दादी कहा करती थी अच्छी माँ और अच्छी बीवी किस्मत से मिलती बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैं इस मामले में बड़ा खुश नसीब हूँ। मेरी मिसेस बहुत अच्छी हैं इस मामले में। मेरा पूरा घर संभाला है, बच्चे संभाले हैं, सारा कुछ है। और मैंने उनको एक दफ़ा कहा, मुझे वहीद ने कहा कि जी हम एक शो करना चाह रहे हैं फैमिली के साथ, तो आप मिसेस को ले आए। मैं कहा अच्छा मैं बात करूँ। मैंने उनको ना जाके घर का के मैंने कहती आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे दूर रखें। नहीं, ये बड़ा पन है उनका, वरना होता है कि लाइमलाइट के लिए बड़े लोग आना चाह रहे होते हैं, बट ये उनकी वजहदारी। सर आपकी शादी भी करियर के पीक पे हुई ऑब्वियसली। जी, बिल्कुल। आपकी बेगम आपकी फैन थी? मैंने कभी भी नहीं ये सवाल किया। देखिए नहीं, आज मेरी बेगम भी टेलीविज़न में न्यूज़ प्रोड्यूसर थी बिल्कुल ठीक। और मेरी बॉस थी वहाँ। बाद में वो घर में भी बॉस बन गई। ओके, तो सर फिर मुलाकात तो रहती होगी, लेकिन ये कब एहसास हुआ कि भाई इनसे शादी करनी? बस ये एहसास हुआ, उसके बाद मैंने अपनी जब मैं कराची गया तो मैंने अपनी अम्मी से जिक्र किया, तो उन्होंने कहा मुझे आना पड़ेगा लाहौर। वो लाहौर आई, फिर उन्होंने जब उनकी अप्रूवल के बाद तो ज़ाहिर मामला तय हो गया। तो आपने प्रपोज किया था उनको, बेगम को पहले या नहीं, या पहले वालिदा नहीं, की? पहले नहीं प्रपोज किया था। लेकिन उनको यानी ये आगाह तो किया कि आप उनको पसंद करते हैं? हाँ, ये था। और बाद में शादी का नतीजा ये हुआ कि जब मैं कमरे में कदम रखता था न्यूज़ के, तो सब लोग कहने शुरू करते थे लोग अभी आ गए अपनी ससुराल। सर मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, आप भी एक्सप्रेसिव हैं कि नहीं? क्योंकि आपकी एक शख्सियत की वजहदारी ऐसी है कि आप वो नहीं, मैं एक्सप्रेसिव तो हूँ, अब तो हो गया हूँ, खासतौर से बच्चों के मामले में। ठीक है। अपने पोते लेकिन पोतियों, लेकिन शुरू में मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं था और थोड़ा सा शर्मीला था। ठीक है। 26,000 किताबें पढ़ी थी, कहाँ एक्सप्रेस। ये भी सही बात है। वो कोई बात रोमांटिक करते तो आगे से आखिरी चट्टान सुना देते। और हाँ, ये वैसे बात ठीक है। बताएं ना कोई ऐसा वाकया हो। मेरे ये इन्होंने जो नाम लिया ना, मैं आपको बताऊँ, नसीम हिजाजी साहब मेरे बड़े काम आए। उनकी सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं और 10-10 दफ़ा पढ़ी हैं। ठीक है। मुझे ज़बानी याद है। तो उनके बड़े खूबसूरत जुमले तहरीर किया करते थे वो। तो मैं ये हुआ कि मैंने जंगी कैदी वापस आ रहे थे 1973। ठीक। हादसाती तौर पे मुझे नॉमिनेट कर दिया गया कि आप 6 घंटे की लाइव कमेंट्री करेंगे रेडियो की। अच्छा, वो अल्लाह का शुक्र ये है कि इतनी अच्छी वो कमेंट्री हुई कि DGISPR ने लेटर लिखा कि हमें रेजिमेंटल कलर प्रेजेंटेशंस होती हैं आर्मी की। ठीक है। ये बड़ा प्राइवेट वेंचर होता है। बिल्कुल, हाँ, हाँ। जब कोई नया कमांडर आता है ना, तो उसको फ्लैग हैंड ओवर किया जाता है। तो उन्होंने कहा जी इसको नॉमिनेट कर दें आप। तो वो मैंने 75 के करीब घूम फिर के की। ठीक। तो एक छोटा सा मैं वाक़या सुनाऊंगा कि ज़िया साहब सियालकोट में पंजाब रेजिमेंट की वो थी तकरीब, तो मैं कमेंट्री कर रहा था। तो मैंने उसमें एक जुमला इस्तेमाल किया, ये नसीम हिजाजी का ही था। उसमें ये था जब वो फौजी जवान गुजरे, ज़ाहिर बड़े स्टाइल से गुजरते हैं, आपको पता ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मार्च करते हुए। तो मैंने कहा ये उस कौम के फर्जंद हैं जो अरब के रेगजारों से उठी और रहमत की घटा बनकर दुनिया पर छाती चली गई। क्या बात है। वक्त का मौर्रिख आज भी हैरान होकर सवाल करता है कि मुसलमानों के घोड़ों की रफ्तार गैर मामूली थी या कुदरत ने उनके सामने ज़मीन को सिमटना सिखा दिया। वाह वाह। वाह। तो मिलिट्री सेक्रेटरी आया, कहने लगा सर वो सर जैसा बुला रहे हैं आप। मैं गया, कहने लगे भाई आप तो बड़े खूबसूरत जुमले बोलते हैं। उससे पहले मैंने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि किसी कौम की अज़मत के मीनार किसी कौम की अज़मत का ताजमहल उन खामोश मेमारों का मरहून मिन्नत है जिनका पसीना पत्थर को मोती की चमक और फूल की रनाई अता करता है। वाह 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 वाह। तो ज़िया साहब ने कहा भाई आप तो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ बोलते हैं, तो आप हमारी 23 मार्च की कमेंट्री क्यों नहीं करते? ठीक है। तो एक्चुअली ही वाज द पर्सन जिसने मुझे रिकमेंड किया 23 मार्च की कमेंट्री के लिए। That was the बाद first मैंने time. टीवी पे किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सर। लेकिन सवाल मैंने कुछ और किया। जी जी, वो हम तो लोग कहीं और घूम चले फिर गए। के वो भी अच्छी बात है, लेकिन सवाल जो है उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, आप बेगम क्या? के एक्सप्रेसिव, मैं तो भूल भी गई सवाल क्या था। एक्सप्रेसिव। कि बेगम के साथ एक्सप्रेसिव हैं आप, रहे कि नहीं शुरू के दिनों में? खास तौर रोमांटिक नावल पढ़ने के बावजूद डायलॉग मैं क्या? एक्सप्रेस नहीं कर सका। ये देख लें। और मेरा ये हाल था कि मेरे घर में ना एक लड़की का फ़ोन आता था, तो मेरी वालदा ने उठा ली। उस वक्त ये मोबाइल तो थे नहीं। ठीक है। तो मैं स्नूकर खेलने गया हुआ था, तो मेरी वालदा ने फ़ोन उठाया तो कहने लगी आंटी वो आगा अब्बास हैं। अमीर का नहीं बेटे, वो बाहर गया हुआ है तो वो शाम को आएगा। तो कहती आंटी आपको बुरा नहीं लगता कि आपके बेटे को लड़कियों के फ़ोन आते? अम्मी कहती नहीं बेटे, उन्होंने तो हर चंद दी 14वीं ਨੂੰ इश्क होया ਹੁੰਦਾ, मैं कितना बुरा बनावा।
اس کا زندگی میں فون نہیں آیا آپ کے. اس کے بعد پھر کہاں آنا تھا. اچھا دیکھیں لینڈ لائن کا وہ کیا زمانہ تھا. اب بھائی جب کوڈ لگے ہوتے تھے بھائی, کبھی ایسا ہوا آپ کبھی گئے ہو کہیں یا کوڈ لگا ہو, کوڈ توڑنے کی کوشش کی میں ہو؟ آپ کو بتاؤں, اس آپ کا بھی جگاڑ تھا سن کے حیران ہو جائیں گے. اب میں آج پہلی دفعہ یہ بات کھول رہا ہوں. میرا کسی زمانے میں ایک عشق تھا. اچھا ہماری بات ہوتی تھی رات کو, اوکے, والدہ نے فون لاک کر دیا ہوتا تو وہ ڈبہ ایک ملتا تھا لکڑی کا, اس میں تالا. میں جا کے شالمی سے ایک وہ ہینڈ سیٹ لایا, اس کو لے کے میں اپنی چھت کے اوپر گیا. ہم ریلوے کے گھر میں رہتے تھے, اوپر سے نا ایک صنعتی اسکول تھا, اس کی تار گزرتی, وہ رات کو پگھلا کے اس سے لگا کے ساری رات چھت پہ لیٹ کے باتیں کر. یہ ڈیڈیکیشن ہے بھائی, یہ ڈیڈیکیشن. دیکھیں محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اور وہ محنت کر کے بھی کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا, میں یہی کہنے لگی تھی. لیکن وہ وقت بھی, وہ آپ نے اپنا وقت گزار تو لیا نا, یہ ہوتی ہے ڈیڈیکیشن. اچھا شبنم, میں آپ سے بھی ضرور بات کرتے ہوئے, ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک, پی ٹی وی کے ساتھ یا ریڈیو پاکستان کے ساتھ جو آڈینس کی ایک جو آڈینس کا تعلق ہے خطوط کے ذریعے, اور آج کے دور میں بھی, اور یہ میں نے خود گواہی دی ہے خواتین سے, جب میں پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر سے مارننگ شو کرتی تھی تو بوریاں بھر بھر کے, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہو تو آپ کو کہ ایگزیجریٹ ہو رہی ہے نا بات, اور پھر آپ خود جب آنکھوں سے دیکھتے ہو تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے. کارڈز آ رہے ہیں, لیٹرز آ رہے ہیں, اور پاکستان کے ان شہروں سے کہ جن کا شاید آپ نے کبھی ذکر اس طرح نہ سنا ہو. نام بھی نہ سنا ہو, بالکل ایسے. اور میں نے ایسے پروگرام دیکھے ہیں کہ جہاں پہ اتنے ڈھیر لگے ہوتے تھے خطوط کے. اچھا وہ جو خطوط آتے تھے نا, ان کی ایک اپنی خوشی ہوتی تھی, اور ایک بڑا ہی خوبصورت احساس ہوتا تھا وہ پڑھ کے کہ لوگوں نے کیا لکھا ہے. اب تو فٹافٹ ٹک 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 ٹک, اب وہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. اب تو وہ تصویریں موجی آ گئے, وہ ایموجی بھیج دو تو. لیکن جی بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتا تھا. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ایسے ہی. سر میں نے خون سے خط لکھ کے لڑکی کو دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, لال میں نے پینٹ اس کے ہوگا. خون سے لکھا تھا. یہ پاسبل ہے. ایک ایسا شخص جو بینکر, اس کے پاس ٹائم اتنا کہاں تھا کہ خون سے بھی خط لکھا وہ میں بچپن سے بینکر تھوڑی ہوں کہ میں ساتھ. خیر ہے, ان کے خون سے لکھا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی, خون جو نکالا. وہ جو آپ پوری رات فون پہ لگے رہتے, اس میں بھی آپ مزاحیہ باتیں ہی کرتے ہوں گے. نہیں, بڑی اپنی طرف سے رومانٹک باتیں, اور جو فلموں کے ڈائلاگز یاد ہیں یا کچھ ہے یا فلاں, جو ایک ہوتا ہے بچپنا. ایک بالکل ٹھیک. مطلب آج اگر میرے بچے نہ سن رہے ہوں, میں آج سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیا بے وقوفی تھی. میں نے عاشق سے بڑا سست جانور نہیں دیکھا. آپ اس کیفیت سے گزر چکے ہیں نا, اس وجہ سے. اچھا فضا, پی ٹی وی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, یو وائل گروئنگ اپ واچنگ پی ٹی وی کے فیوریٹ پروگرامز کی بات کرتے ہیں, میں نے سچ جو پوپائے سیلر جو ایج ہے, کارٹونز بھائی, کارٹونز, ہاں پوپائے دا سیلر واقعی میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں. اور ایک اور لگتے تھے, وڈی وڈ لگتا تھا, وڈی وڈ, لونی ٹیونز لگتے تھے نا. اسکول سے لیٹ ہوتی تھی اسکول سے, ہاں صبح صبح وہ اس طرح سے. ویسے میں اتنی پرانی نہیں ہوں, لیکن میرے دور تک پھر زیادہ ٹائم کے لیے لگتے تھے. لیکن اسکول ہر دور میں 7:30 بجے ہی لگا ہے, کبھی 9 بجے سے آ کے بھی دیکھتی تھی. بچی نے کیا بات کر دی ہے کہ میں اتنی پرانی, میں وہی ساڈے تے جالے لگے, ہم بھی آج کے ہی ہیں, یہ 30 35 40 سال پرانی بات ہے. یہ اس کی معصومیت ہے اور سادگی ہے, یہ تو obviously بہت پیاری بچی ہے. لیکن یو انجوائے واچنگ کارٹونز. اور ڈراماز بھی میں نے دیکھے, ان کہی, 50-50, یہ سارے میں نے دیکھے ہیں. بالکل, اس وقت ویسے کارٹون 7 بجے ہی آیا کرتے تھے, ان کہی کے وقت. میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی وی کا جو پروگرام ہے نا 50-50, پاکستان میں جب بھی کامیڈی ہوگی نا, اب وہ 50-50 سے باہر نہیں ہو سکتی. وہ سارا کچھ کر گئے ہیں سر, وہ تو ایسا کچھ کر گئے. میں اشرف خان صاحب کو ہمیشہ کہتی ہوں سر, یعنی ہر ایک اسکٹ اور کس وقت میں پریزنٹ کیا گیا اور ہر دور میں اپلیکیبل. جی ہاں بالکل. مجھے آج تک وہ یاد ہے, وہ جو شناختی کارڈ والا, وہ بھی خاوند کو لے کے آئی ہے کہ جی آپ نے شناختی کارڈ غلط بنا دیا, خاوند کا نام غلط, کہ آپ نے مجھے بیوہ لکھ دیا. کہتے بھائی غلطی کریں گے تو ٹھیک بھی کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں, غلطی کریں گے تو ٹھیک کریں گے. تو پستول نکال کے اسے گولی مار دی. کہتے یہ کیا کیا؟ کہتے بھائی بیوہ لکھا تھا, اب آپ بیوہ ہو گئی ہیں, جائیں آپ کا شناختی کارڈ ٹھیک ہو گیا. کیا کام ہوا ہے خدا. اسماعیل کارا صاحب اور شعیب منصور صاحب کو سلام ہے, اور پھر وہ جو ٹیم تھی ساتھ, ویری ٹیلنٹڈ مین, ویری ٹیلنٹڈ. اور یہ پی ٹی وی کا شاہکار, اور کس دور میں کہ جب اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے. لیکن سر آپ کو تو اتفاق ہوا ہے احمد فراز صاحب سے ملنے کا, اشفاق احمد صاحب,
بانو آپا کی، بانو قدسیہ صاحبہ کی بات کریں، منو بھائی کی بات کریں، یہ تو ہمارے وہ لیجنڈز ہیں کہ جن کو ہم ترستے تھے دیکھنے کے لیے لیکن ہم نہیں ملاقات کر سکے. ریڈیو میں تو ایک گیلیکسی ہوا کرتی تھی. دیکھیے ریڈیو کے ملازمین میں اشفاق احمد صاحب، ریڈیو کے ملازمین میں ناصر کاظمی صاحب، مرزا ادیب صاحب، اے حمید صاحب، اتنے بڑے بڑے نام تھے. تو میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان سے ڈسکس کرنے کا موقع ملا. اور چونکہ مجھے ادب کا اور شعر شاعری کا بھی شوق تھا، مطلب پڑھنے کا، اشعار کبھی نہیں کہہ لیا، البتہ افسانے وغیرہ بہت لکھتا تھا میں. تو یہ ان لوگوں سے تو بہت کچھ سیکھا. اشفاق صاحب کی تو اتنی ملٹائی ڈائمینشنل پرسنالٹی تھی کہ آپ ان کے پاس بیٹھے تو ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں. ان کی شخصیت کیسی تھی؟ سوری میں قطع کلامی کی معذرت جی، ان کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ بہت پلیزنٹ، ویری پلیزنٹ. وہ لیکن شخصیت میں بھی ان کی ایک عادت تھی، مطلب وہ ہنس کے بھی بات کرتے تھے نا، اس میں ایک فلاسفیکل بات ہوتی تھی اور وہ آپ کو کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور کرتے تھے باتوں میں. لیکن بہت لائیولی آدمی اور بہت جوویل جسے کہتے ہیں کہ آپ سے مذاق بھی کریں گے، ہنسی بھی، بہت مزیدار آدمی تھے. ایسا ہی بانو آپا سے اتفاق ہوا ہے آپ کا ملاقات کا؟ ایک ملاقات ہے، اور ویسے فون پہ پہلی دفعہ جب ان سے بات ہوئی تھی میں نے ایک پلے لکھا تھا پی ٹی وی کے لیے، اس کا نام تھا جیل. تو وہ میں نے لکھا تو اس میں ایک سین انہوں نے کہیں دیکھ لی، وہ ڈرامہ انہوں نے دیکھا. مجھے نور الحسن صاحب کا فون آیا کہ بانو آپا نے بات کرنی. میں کل ہے بھی کوئی غلط لکھ دیا میں نے، اب تیری شامت آنی ہے. وہ اتنی بڑی رائٹر ہیں وہ. خیر میں نے کہا آپا السلام علیکم. کہتی وعلیکم السلام. بیٹا تو نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے، میں نے یہ پوچھنا ہے اس کی ڈیپتھ کیا ہے. وہ میں نے جملہ یہ لکھا تھا کہ وہ ہیرو مجھے کہتا ہے کہ تو دنیا سے اتنا خفا کیوں ہے، باہر نکل کے دیکھ دنیا کتنی اچھی ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ اگر اچھی ہے تو پھر دنیا تو نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے اس کی ڈیپتھ کیا ہے؟ میں کہا کچھ بھی نہیں، مولا علی کا فرمان ہے کہ دنیا اگر اچھی جگہ ہوتی تو ہر بچہ روتا ہوا کیوں آتا. اور پھر مولا نے اس کو 3 بار طلاق دی ہے. اور وہ بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی بس میں نے یہی دیکھنا تھا تو نے لفاظی کی ہے یا تو نے پڑھا بھی ہے کچھ یا تجھے پتہ. وہ میں بڑا مجھے حوصلہ دیا، ان کہتی بہت اچھا لکھا ہے یہ ہے وہ. پھر ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو کیا نفیس شخصیت تھی کہ مطلب ایک سحر نہیں ہو جیسے ان کی آواز میں نہیں ایک سحر ہو جاتا، ویسے ان کی شخصیت میں سحر تھا. بندہ بیٹھا بس، بندہ کہتا بولے نا بس سنتا. یہ اور ویسے کمال کا کپل تھا. ہاں بھائی یہ دونوں میچ کرتے تھے ایک دوسرے کو اور دونوں برابر کے ٹکر کے لوگ تھے. اگریڈ، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بڑے بڑے ہمارے ملک کا اساس ہے. میں چونکہ پرفارمنس کی طرف بھی بڑھنا، آپ کی ملاقات ہوئی مختصراً بات کرتے ہوئے اس بارے میں؟ شعیب منصور صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں سمجھتی ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں کہ ان کے ساتھ 2 پروجیکٹس میں نے کیے ہیں. ایک انارکلی کا، وہ تو کیا کمال، اور ایک بول فلم کے لیے. بالکل. اچھا اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. آپ نے ذکر چھیڑ دیا نارکلی کا اور بول فلم کا، تو یہ تو ایسے شاہکار ہیں کہ ابھی ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پھر اس پہ گفتگو کریں گے. خواتین حضرات چونکہ لائیو پروگرامنگ ہے، ہم نے پرفارمنسز کی طرف بھی بڑھنا ہے، آپ کی ساری پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کو جو آرگنائز کیا جاتا ہے. سو آپ سب کی اجازت سے شبنم مجید. جی خواتین حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں بہت تیزی سے کام جاری و ساری ہے، اور وہ جی یہ رکھ دیا، اور میں تھوڑی دیر میں آغا بھائی کو لے کے آؤں گی. نازش ڈن ڈن ڈن. واہ کیا بہت ضروری ہے. اور پھر وہیں چھوڑ آؤں گی. آپ جب میرے خیال میں سردیوں کے موسم میں آئے تھے تو تب مچھلی بنی تھی، اوئے ہوئے ہوئے، اور کیا کمال بنی تھی کہ لائیو پرفارمنس سر چھوڑ کے یہ مچھلی کھانا شروع ہو گئے اب تھے. میں پھر سردیوں میں آؤں گا پھر ایز یو فش. اچھا جی، حسن جلیل صاحب موجود ہے سر، اور یہ ہم سب کی مشترکہ فرمائش پہ آپ کی موجودگی میں ایک تو میں شاعری بھی ضرور سننا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے اگر کامنٹری ہو جائے. بہت ساری کلیپ، یہ ہوئی نا بات. ذرا بند کر دیجیے گا ذرا. ایک کامنٹری سے اب میں بہت عاجز آ گیا ہوں سنا کے، وہ ہے شارجہ کی کامنٹری جاوید آزاد کا چھکا. تو آج میں تھوڑی سی تبدیلی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور میچ ہوا تھا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں 2 منٹ میں، کہ 1982 میں پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے دورے پر تھی. ٹھیک. تو اور لارڈس میں ٹیسٹ میچ تھا. آخری دن صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ 28 سال کے بعد لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے گا. لیکن جب صبح ہم اٹھے
तो फोरकास्ट ये थी कि 6 बजे थंडर स्टॉर्म आएगा और बड़ा सिवियर, और उससे ये है कि उसके बाद बारिश होगी जो खासी देर तक जारी रहेगी। ठीक है। तो आखिरी ओवर में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे, उसमें से 3 रन बना लिए थे, 4 रन चाहिए थे, और मोहसिन खान और जावेद मियांदाद को भेजा गया था ओपन करने के लिए ताकि रफ्तार तेज़ हो। ठीक। तो वो थोड़ा सा गौर सुनने वाले इस पर भी करें कि जिसके लिए मैं बदनाम हूँ खासा कि जी मौसम का हाल और मंजर कशी करते हैं, तो लेकिन उसी से मज़ा आता है कमेंट्री। बिल्कुल सर। सर आपकी मौजूद नाजिश थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोशी हो जाए ज़रा किचन में, ताकि कमेंट्री हम सुने, तो ज़रा उसको दी जी। तो जो आखिरी गेंद है और 3-4 रन चाहिए पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए, और जो सूरत हाल मैंने आपको बताई वो वहाँ मौजूद है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ से हसन जलील आपको खुशामदीद कहता है, और तमाशाइयों के दिल तेज़ी के साथ धड़कते हुए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर जहाँ तक निगाह जाती है, लोग ही लोग नज़र आते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त में मौजूद हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको कमेंट्री में बार बार बताया कि आज चूँकि बारिश का ख़तरा है, थंडर स्टॉर्म का ख़तरा है, 6 बजे की पेशन गोई है, और वो बादल जो इससे पहले स्टेडियम से बहुत दूर थे और हम पलट पलट कर उन्हें देख रहे थे, अब हवा के दोष पर तैरते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम के ऊपर आ गए हैं। गहरे से बादल जिनमें बिजली चमकती हुई नज़र आ रही है, कड़क की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो कभी नारे तकबीर बुलंद करते हैं, कभी कलमा पढ़ते हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कलमे की गूंज, उसके बाद नारे तकबीर की आवाज़, और फिर बिजली की कड़क, बादलों की गरज, क्या मंजर होगा। और बॉब विलिस हैं बॉलर। इंग्लैंड की कोशिश है कि वक्त गुजारा जाए, तो लिहाजा बार बार फील्ड सेट की जा रही है। अंपायर ने इशारा किया कि खेल शुरू किया जाए। जावेद मियांदाद ये गेंद खेलने के लिए तैयार हैं। बॉब विलिस हैं बॉलर अपने मखसूस स्टाइल के साथ। जावेद मियांदाद के लिए फील्ड है, थर्ड मैन बाउंड्री पर एक फील्डर, बैकवर्ड पॉइंट पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब एक फील्डर है, कवर में एक फील्डर खड़ा किया गया है जो थोड़ा सा करीब है, मिड ऑन पोजीशन पर एक फील्डर, मिड ऑफ पोजीशन पर एक फील्डर, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग, ये फील्ड है। क्या जावेद मियांदाद ये चौका लगाने में कामयाब होंगे? क्या पाकिस्तान बारिश को शिकस्त देने में कामयाब होगा? ये वो सवाल हैं जो तमाम जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। बॉब विलिस ने दौड़ना शुरू किया, तमाशाइयों का शोर बुलंद होता हुआ उधर बिजली की कड़क और तेज़ हो गई। दौड़ते हुए आए बॉब विलिस, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की जावेद मियांदाद ने बैकफुट पर आकर फ्लिक किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। 2 फील्डर उसके पीछे पीछे हैं, देखना ये है कि क्या वो गेंद को रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं, मगर गेंद की रफ्तार तेज़ थी, बाउंड्री लाइन पार कर गई। जावेद मियांदाद अपने हदफ को छूने में कामयाब हुए, पाकिस्तान की मैच जीतने में कामयाब हुआ, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की 28 साल के बाद इंतहाई शानदार और तारीखी फतह। ये चीज, क्या बात, ये चीज हम पहुंच गए सर लॉर्ड्स स्टेडियम में, बीच में बैठे हुए पहुंच गए। मैं तो पहुंच चुकी थी, मैं भूल ही गई। मैं खुदा की लाइव कसम में हम देख रहे थे वो देख रहे थे। अच्छा, इस कमेंट्री के बाद ना लोग पाकिस्तान से खुश हो जाते हैं, इनके दुश्मन हो जाते हैं। इतना मौसम बताया, सही बात है। कमाल क्या कमाल कहने। और ये आप अल्फाज देख रही हैं वाह। कि बिजली की कड़क और बादलों हवा के दोष पे तैरते हुए, क्या खूबसूरत और बात है। मंजर कशी ऐसी कि आंखें बंद करके आप अगर सुने तो आपको सारा कुछ अपने सामने होता हुआ मुझे नजर तो आएगा। खुली आंखों से सब कुछ नजर आ खुली रहा है, आंखों। यकीन कीजिए। मैं एक छोटा उनको सा देख रही थी वाक़या नजर शेयर आ करना चाहूँगा, अपनी तारीफ में नहीं वैसे ही इसके नहीं, साथ please, कंट्रीब्यूशन please, में। लाहौर में मुझे एक जगह दावत दी गई कि आप एक स्कूल में आप तशरीफ़ लाएँ। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर पता चला कि वो ब्लाइंड्स का स्कूल है। ओके। तो उसके वो 3 ब्लाइंड लोग आए जो एक प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने कहा सर आपने आना है बस। मैं चला गया। तो वही जो सदर साहब थे उन्होंने तकरीर में एक बात की जो आज तक मेरी, आप यकीन मानिए मेरी आंखों में आंसू आ गए और आज तक वो मुझे याद है। वो कह लगे हसन जलील साहब मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मुझे क्यों बुला रहे हो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाओ ताकि तुम्हें कोई तोहफ़ा भी मिले, कुछ पैसे मिले। तो आज मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ हसन जलील साहब, आपको हमने इसलिए बुलाया कि हमारी आंखें नहीं हैं, हम क्रिकेट के बेइंतहा शौकीन हैं, पागल हैं। आपकी आवाज़ सुनते हुए, आपकी कमेंट्री सुनते हुए हमें अपनी आंखें न होने का एहसास नहीं होता। हाय अरे हाय, वाह वाह अरे वाह, क्या वाह, क्या वाह। कहने, क्या कहने ख़वातीन हज़रात, ये तो ये बड़ा अल्लाह ताला का ख़ास करम है सर आप पे और जी उन हाँ, तमाम बिल्कुल, अफराद उसी पे। का करम है। उसी का करम है। और जब मैं आपको देखती हूँ और फिर आपकी आवाज़, फिर मुझे ज़िया मोइनुद्दीन साहब याद आ जाते हैं, फिर क्या मुझे कहने। तारिक अजीज़ साहब याद आ बिल्कुल। जाते हैं। यानी आप और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं सर। आपका भी बल्कि आगा भाई आपसे भी बात करते रहे, तारिक अजीज़ साहब से मुलाकात। मैं इनके वाक़े से एक मुझे बात याद आ गई। मैं एक आइटम करता होता था कि तारिक अजीज़ साहब को कुछ 30 साल बाद फिल्म की ऑफ़र हो गई। ठीक है।
अब वो बंदा 40 साल से वो कर रहे थे नीलाम घर, तो हवास पे होता है वो चीज़। अब जब वो आए हैं तो उसमें ना वो आके उन्होंने कहा नहीं नो प्रॉब्लम थैंक यू, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने कहा आपने यहाँ से आना है तारिक सर, यहाँ लड़की बैठी है, आपने बोला ना तो अगर मैं वहाँ से आ जाऊँ तो सामने ज़्यादा मुझे नुमायाँ हो। उन्होंने कहा जी आ। अब वो आए हैं, अब आप ये देखें कि उन्होंने 40 साल नीलाम घर किया, उनको कहाँ याद आया। जी हाँ बिल्कुल। वो आके कह रहे हैं शबनम आज ज़िंदगी के 20 साल के बाद तुम मुझे ऐसे दोराहे पे मिली हो जहाँ से वापसी का कोई सवाल नहीं। जो बात मुझे 20 साल पहले कहनी चाहिए थी मैं आज अपने लबों को इजहार की ताकत दे रहा हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वाह भाई जबरदस्त, एक्सीलेंट। क्या कमाल, क्या कमाल है ख़वातीन हज़रात। भाई वाह आगा साहब। आगा भाई मैं ज़रूर, फिजा आपने इंजॉय की कमेंट्री, ये बताएं ना सबसे पहले। मुझे ऐसा लगा मैं स्टेडियम के अंदर है ना, बहुत मतलब हमें बगैर टिकट के लंदन ले गए। ये देख ले, लड़ना भी नहीं पड़ा टिकट के लिए। उनकी वोकेबलरी मेरे लिए इंस्टीट्यूट ऐसे लग रहा है जैसे मैं सब में बैठी हुई हूँ। ऐसा ही Legends ऐसा ही हैं है। लोग। ऐसे यू शुड फील ऑनर्ड एंड यू आर लकी माशाल्लाह से कि आप इनकी और आगा साहब ने हमें तारिक अजीज से मिलवा दिया। तारिक अजीज साहब क्या से कहने हैं ऐसे- आप, ऐसे- जबरदस्त। आगा भाई, मैं भी आपको एक शख्सियत से मिलवाऊंगी अगर आप वाकया मुझसे बिस्मिल्लाह ना, पूछेंगे। प्लीज प्लीज। हमारे यहीं पाकिस्तान टेलीविज़न में हुआ करता था रिहर्सल रूम, और रिहर्सल रूम में सिर्फ सिंगर्स और म्यूजिशियंस जाते ठीक थे। है, ये कहाँ पे था रिहर्सल रूम? ये नीचे जहाँ अभी वो हाँ नीचे। थे, हाँ नीचे ना, हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा, वहाँ पे मेरी मदर बड़ी खूबसूरत थी, और वो एक साहब बैठे थे हारमोनियम पे, तो मेरी अम्मी जान से पूछते हैं आप गाते हैं? तो कहती नहीं मैं नहीं गाती, ये मेरी बेटी गाती है। तो वो देख के ना मुझे तो कहते हैं ये बच्ची है? हाँ। कहते बेटा कुछ सुनाओ मुझे। अब वो इंतज़ार कर रहे थे रेशमा जी का, अच्छा, रेशमा जी का वेट कर रहे थे म्यूजिशियन सारे, तो कोई प्रोग्राम था उनका कुछ स्पेशल। अच्छा, मुझे वो कहते हैं मैंने कुछ सुनाओ। मैंने कहा अंकल आप कौन है? तो कहते मैं वो हूँ, बड़ा वो आगे उसमें कहते मैं वो हूँ जिसने रेशमा को गाना गवाया था इंडिया में, लंबी जुदाई। मेरे ख्याल में उनके हस्बैंड थे। ठीक है। उस वक्त मुझे नहीं पता था। मैंने कहा अंकल आपको यही वाला गाना सुनाओ? कहते सुनाओ। मैंने कहा अंकल उनकी आवाज़ में सुनाऊँ? कहते हैं सुनाओ। अच्छा मैंने गाना शुरू किया तो म्यूजिशियन सारे आ गए। कहते हैं मैडम आ गई हैं? कहते नहीं ये बच्ची गा रही थी। कहते नहीं ना करें। कहते हाँ बेटा दोबारा सुनाओ। मैंने फिर सुनाया तो रेशमा जी आ गई। रेशमा आ गई, उन्होंने देखा ना कि मेरी आवाज़ में कौन गा रहा है, तो वो दुपट्टा लेके तो अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पे जरूर शेयर करती हूँ। प्लीज बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन जरूर, हज़रात। बिल्कुल। शबनम बड़े कम ये मौका होता है क्योंकि कॉन्सर्ट्स वगैरह करती हैं, तो लाइव सिंगिंग की हम इसलिए नहीं फिर बहुत सारे सिंगर से फरमाइश करते कि आवाज़ की वजह से, लेकिन ये आज अगर है तो ये हमारी खुशकिस्मती। इसी माइक में गा लें, ये बता दीजिएगा मुझे पैनल से। और नाजिश थोड़ी देर के लिए प्लीज चंदा खामोशी अगर हो जाए, हैंड माइक में अगर आप कर लें। नाजिश आप बैठ जाइएगा प्लीज। हैंड माइक में? हाँ हैंड माइक में। बर्गर साइलेंट पे कर लो। हाँ साइलेंट ही पे कर दें अभी तो थोड़ी देर प्लीज। हेलो हेलो सबकी इजाज़त। जी बिस्मिल्लाह। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिनों था प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या कहने। और तब तो आप छोटी होंगी, मैं ये सोच रही हूँ कि अब तो चले एक आवाज़ में पुख्तगी, लेकिन उस वक्त तो वो आवाज़ और उसमें वो पुख्तगी लेके आना बड़ी बात है। एक क्लैप हो जाए जी दोबारा से ये आपके प्रोग्राम में ये पहलू पहली दफा देखा होगा है ना? पहली दफा नहीं, मैं कहीं भी नहीं मेरे ख्याल में किया, कहीं पे भी First नहीं। time। मैं वही कह रहा हूँ। वो मैं हमेशा लेकिन सोचती थी excellent। मैं हसन साहब पीटीवी की बरकतें हैं जी, वीकेंड एट होम और पीटीवी की बरकतें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह। वाकया आप कह रही थी ना कोई सुनाओ, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, फिर ये वाकया याद आ, मैंने कहा ये सुना ही देती हूँ। अच्छा भाई, ऐनक वाला जिन में भी तो आपने काम किया। ऐनक वाला जिन में मैंने, हाँ जी मैंने परी किया थी उसमें। आप या नहीं, गाना? मैं परी नहीं थी, मैं उन बच्चों की
बाजी थी जो कराची से आती हूँ। फिर उसकी सालगिरह होती है आसिम की, उसकी मुअत्तर की और उनकी हाँ इजलाल की, तो उसकी बर्थडे पे फिर सॉन्ग गाती हूँ, बस इतना ही था। फिर मेरे ख्याल में एक आध कोई सीन होगा बस। बिल्कुल। और आपकी उस वक्त जो है आप अकेली नहीं आया करती थी, साथ आपकी वालदा होती? मेरी मदर होती थी, तो उस वक्त मैं, मेरे ख्याल में इलियास चौधरी साहब ने उस प्रोग्राम को किया हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर थे इलियास चौधरी साहब जो इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव हेड, और शबीर साहब भी पैनल पे जो इस वक्त मौजूद हैं वो भी हुआ करते थे। मेरे ख्याल में 12-13 साल एज होगी मेरी जब वो किया था। ये बताने की जरूरत नहीं थी, फिर लोग कैलकुलेशनें करते हैं। करें करने दें। देखिए आप ये कहें, आप हमारा काम करती रही हैं, हमने आपका काम कभी नहीं किया। आपकी ख्वाहिश हुई? ऐनक वाला जिन तो एक ऐसा शाहकार था, या सोना, उससे पहले चले जाएं तो सोना चांदी सर, 50-50 तो चले फिर शुरू के दिनों में था ना, उसकी तो एक टीम थी कि जी ये टीम मेंबर्स हैं शोएब साहब की निगरानी में एंड एवरीथिंग। लेकिन सोना चांदी की बात करें, अंधेरा उजाला की बात करें, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एज वेल, तो बड़े स्टार्स की ये कोशिश और काविश होती थी कि उसमें बेशक सपोर्टिंग कैरेक्टर ही सही, लेकिन एक गेस्ट अपीयरेंस हो जाए। मैं उस वक्त चूँकि मैं स्टूडेंट था, हम टीवी, यही एक चैनल होता था, हम देखते थे, ख्वाहिश बड़ी थी, मगर मेरा उस वक्त कोई मतलब जरिया नहीं था कि मैं कैसे आऊँ, पढ़ रहा था और सारा कुछ, तो मैं ना इनकी नकलें उतारता होता था। ठीक। मतलब वो डायरेक्ट हवलदार की, जमील फ़खरी साहब की, कवि साहब की, तो ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि अल्लाह एक दिन ये वक्त लाएगा कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगा, ये मुझे मौका मिलेगा। तो इतना ही था कि देखते थे और शौक़ था। तो मैं एक्चुअली शुरू से ना, मुझे मिमिक्री का शौक़ था, ठीक है, नकलें उतारने का, और वो मुझे ना मैडम समीना अहमद ने ये एक बात की, कहने लगी तुम्हें अल्लाह तैयार कर रहा था, क्योंकि एक्टिंग का पहला लेसन ये है कि आप नकल उतार सकते। बिल्कुल सही। तो वो मुझे तैयार कर रहा था, अल्लाह मुझे नहीं पता था उसका। बिल्कुल सही। अगर गलत नहीं है मेरी इस्लाह कीजिएगा, फैमिली फ्रंट में भी आप थे बहुत ज्यादा, क्योंकि नवाज भाई, नवाज अंजुम साहब और आप जी, और आप दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं, और फैमिली फ्रंट खवातीनों से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जरूर बताते। नहीं, नवाज नहीं था मेरे साथ थे बब्बू बराल साहब। बब्बू बराल साहब, सॉरी हाँ, मैं बिल्कुल सही। वो फिर बाद में चांदनी साहिबा आ गई, फिर वो कंटिन्यूसली हमारा कैरेक्टर चलता रहा, उसके मैंने बहुत एपिसोड किए। और मुझे ये याद पड़ता है कि फैमिली फ्रंट जो है मीडिया की तारीख में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लाफ्टर का जो एक कॉन्सेप्ट था पीछे, वो पहली बार था। जी जी, जैसे ही हुआ बिल्कुल। और आप यकीन माने कि एक वो प्ले और एक यहाँ पीटीवी में हुआ था अफसर बेकारे खास, उसको हमने ना इस तरह एंजॉय किया कि हम पिकनिक पे आते हैं। ऐसा ही है। और फिर मैंने उसमें ना, मेरे जो मोहसिन हैं उनमें सबा हमीद साहिबा, समीना अहमद साहिबा, वसीम अब्बास साहब, ये बब्बू बराल साहब, मैंने इन लोगों से बहुत चुराया है काम, मैंने इनका चोरी किया है काम के। मैं ऐसे ही कहूँ कि जी नहीं, लोग कहते हैं जो हमारे एक एक्टरों का वतीरा हो जाता है, एक्चुअली आई वाज इन फ्लाइट, तो मैंने ये करैक्टर सोचा, कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा हमने। हमारी यही एकेडमी है, सुहेल अहमद साहब हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, कवि साहब। क्यों करते हैं लोग ऐसे? मैं हैरान हूँ। आपको पता है वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम यूएसए, तो मैं सोच रहा था फ्लाइट में, मैंने सोचा इस करैक्टर को यूनिक कैसे, गलत क्यों आप बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, आई एग्री। एक हम पहले ही झूठ का काम कर रहे हैं, ऊपर से आप शख्सियत पे भी झूठ तारी कर रहे हैं। क्यों? बिल्कुल सही। आप जो हैं वो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं उसी तरह बातें कर रहा हूँ जैसे मैं हूँ। ऐसा ही है। हाँ, जब करैक्टर करना होगा वो एक अलग शेड है। मैं अफसर बेकारे खास करता था, उसमें टोन ही अलग थी, सारा कुछ अलग था, तो वो एक अलग चीज़ है। ऐसा ही है। मगर आप ऐसे ही खाम खा, एक्चुअली योर फर्स्ट प्ले, या फर्स्ट टाइम आई ग्राम से आवाज कर लड़ी, ग्राम में आवाज। अच्छा, ऐनक वाले जिन में एक और बड़ी खास बात थी ना, कि हमारे सिंगर्स जैसे फ्रिया परवेज, ऐसा ही है, ये खलाई मखलूक बनी थी उस वक्त, कितनी प्यारी बनी थी। हुमैरा अरशद, उसमें वो तूफानी नागिन, और कौन था, बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले, सलीम अलबेला साहब, हनी अलबेला उनके वालिद साहब थे। और फिर उनकी मेरे ख्याल में बचपन का कैरेक्टर, मैं गलत ना हूँ, वो फिर सलीम ने किया था जी, गयूर अख्तर साहब नहीं, अलबेला साहब का कैरेक्टर हनी अलबेला ने किया था ना। हाँ। और मेरा तो अलबेला साहब के साथ बड़ा अच्छा एक प्यार ताल्लुक रहा है, सारा कुछ, और ऐसी यूनिक बात करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये बड़े नायाब लोग थे। डायरेक्ट हवलदार का तो वो सुन लीजिए जो मिमिक्री करते हैं। हाँ, मैं देखे, मैं वही अच्छा, नगमा जी थी करनानी, ओए होए। हाँ। आपने ऐनक वाला जिन, मैंने गाना गाया था, मैंने देखा हुआ है। वहां तक तो थी ना पैदा हुई, मैंने कहा पूछ लूं। ए भूतों की नानी मैंने गाया था। आपने भूतों की नानी,
वो नाक जो अच्छा है ये हालात देख के पैदा हुई हैं कि नहीं अभी ये वो ड्रामे बनाई थी चल ना? रहे हैं, मैं नहीं वो आऊंगा। बनाई थी मैंने उसमें बड़ा बाद में टाइम देखी लगता है, पीटीवी की एक वो भी है, ऐप भी है ना, हाँ। पीटीवी फ्लिक्स है, पता नहीं कुछ ऐसे, मैंने वो उस पे सारा कुछ देखा चलो, हुआ है। अच्छा, बिल्कुल शुक्र सही, है। तालियां हो जाए इसके लिए, मजाक नहीं बहुत है, अच्छी ये बात इनकी सादगी है, ये इनकी मासूमियत। बेटा ये काम जो है ना ये आपको सिखाएंगे। हाँ। हमने भी ऐसे ही देख के सीखा है। मैंने, आप यकीन माने, अशरफ खान साहब की 8-8 घंटे बैठ के रिकॉर्डिंग भाई, देखी है। कमाल। वो थे हामिद राना साहब होते ठीक थे, है। अशरफ खान साहब और शीबा हसन साहिबा। ठीक। तो मैं रात को, बल्कि मैं कई दफ़ा सो जाता था तो खराटे लेने लग जाते थे। डायरेक्टर कहते यार किधे ना ले गए इनू तो उठाओ। अच्छा मुझे इसको देख के फिज़ा को एक वाक़या याद आया कि यहाँ पीटीवी की ही बात है, शायद आप लोगों को के नॉलेज में हो कि 2 लड़कियां थी बड़ी मासूमी से इसी तरह से। तो उनका सीन क्या था कि तुमने आके ना बस माइक के सामने आके ना तुमने कोई खुसर पुसर करनी है। तो अब उन्होंने कहा कैमरा एक्शन, तो कह रही खुसर पुसर खुसर पुसर। यहाँ पे हम अफसर बेकार खास कर रहे थे तो मैं आपने मिमिक्री भी हमने आपसे सुन ली। मैं वो ना एक सीनियर आर्टिस्ट थे, यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो वो यहाँ बैठ के ना जिस तरह आदत होती थी कि यार सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ कराते ने सानू काम ही नहीं कराते, असी सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैंने ठाकुर साहब ने आगा साहब को कहा, आगा जुल्फकार साहब को, मैं कहा सर सीनियर ने उन्होंने उसको स्पेशली रोल लिखवाया। अब हमने जाके कहा अभी सारा कुछ, ये नहीं कि हमने करवाया, अल्लाह करवाया। वो तो अल्लाह। हाँ। अच्छा अब मैं उनके साथ सीन कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ एक अजीब हरकत कर दी। तो वो अशरफ खान से कहते हैं ओए ये मेरे दोस्त हैं, ओए चौधरी नवाज नागी CNG। तो मैंने कहा वो CNG वो जो, अब ये मैंने उनके चेहरे के पास किया। ऑब्वियस बात है कि मैं अगर एक चेहरे की तरफ हाथ करूंगा वो रिएक्ट करेगा। हाँ। उन्होंने रिएक्ट ना किया। मैं कहो हो मुनाफकत, मतलब मैं आप रिएक्ट ही नहीं कर। उसके बाद अगला सीन यहीं पे था ऑफिस के, तो मुझे ठाकुर साहब कहते ओए अब हया करें, वो साहब के दोस्त आए हैं, वो CNG साहब। मैं कहा वो जो रिएक्ट ही नहीं करता। वो सामने बैठे, उधर क़यामत मच गई, मैंने कह दिया। कमाल कमाल। और वो ना एक हमारे आर्टिस्ट थे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मेरे तो वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, रशीद अली साहब, हम उनको बड़ा छेड़ते थे। अशरफ खान साहब के भी दोस्त थे। तो वो ना यहाँ पे सेट लगता था ऑफिस का, तो वो लड़कियाँ वगैरह बैठी होनी, तो वो पहले सफारी सूट पहना करते थे, बाद में फूलों वाली शर्ट पहन के आना शुरू हो गया। तो वो ना मुझे अशरफ खान साहब कहते यार एक ही मुंडा खुंडा बन के आ जाता है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा खान साहब आज तुसी इत्थे ही बहना, मैं सीन करना है, तुसी देखना। अब वो सीन ये था कि मैंने करके ना यहीं आपके पीछे वो लगा था, मैंने करके आउट हो जाना है। तो मैंने कैमरा मैन को कहा कि आपने कैमरा यहीं रखना है, मैंने वापस आना है। मैं अपने जुमले बोल के वापस गया, फिर मैं वापस आया तो वो लड़की के साथ कह रही अच्छा आप ये बताए। मैं वापस आया, मैं कहा शौकत साहब भाई आपका पोता आया, वो कह रहा है मेरे नवासे की शादी आपने जरूर आना। कह के मैं निकल गया। खासा कहते वो ये कितने 100 साल का है। वो मजा यार, हमने बड़ा एंजॉय किया। ये बड़ा कमाल, ये बड़ा कमाल। एंड आई एम श्योर फिजा यू आल्सो एग्री कि पीटीवी का, और आपने तो काम किया हुआ, उसका और ही कुछ और है एज कंपेयर टू प्राइवेट चैनल। बिल्कुल, प्राइवेट में तो आजकल प्रोफेशनलिज्म मुझे नजर नहीं आता। नहीं, सब में नहीं, हम इसको जरूर हाँ, इस्लाम करते हैं, तो गलत generalize बात नहीं करते होगी। हम, लेकिन मोस्टली आजकल लोग जो है ना बस जल्दी जल्दी कर लो काम। तो जरा ठहराव है, एक सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की जो तरबियत हासिल कर ले, लेकिन प्राइवेट चैनल्स पे भी जो हम मेयारी काम देखते हैं उसको सराहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ख़वातीन हज़रात, मैं हमेशा एक ये बात कहती हूँ, मैं इसको किसी और अंदाज से लेती हूँ, हर किसी की अपनी राय और हर किसी की राय सरांकों पे भी, कि जब काम हो रहा होता है ना तो सिर्फ वो स्क्रीन नहीं सज रही होती, बहुत सारे लोगों के रोज़गार वाबस्ता होते हैं। जैसे जब क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान में, या PCB के ज़ेरे निगरानी जो PSL के मैचेस होते हैं, तो वो सिर्फ मैचेस नहीं होते हैं, कितने न जाने ठेले वाला जो चाचा होता है, चने बेच रहा होता है, जो आइसक्रीम बेचने वाले चाचा होते हैं, कितने ऐसे लोग हैं उनके रोजगार वाबस्ता होते हैं। तो इसी तरह बस हंसते खेलते, मैं कहती हूँ बरकतों के साथ काम सबका जो है रोजगार चलना चाहिए, बड़ा जरूरी। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना। आपसे तो शायरी भी सुननी थी जी, मैं अपना एक शेर सुना दीजिए, उसके बाद फिर आपकी। अच्छा, वो शेर की बैकग्राउंड ये है कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि इंसान की ज़िंदगी की 2 कैफियतें होती हैं, या दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। वाह। तो आपने शेर सुनना है कि अब तक समझ में आ ना सका वो अजीब शख्स, अब तक समझ में आ ना सका वो अजीब शख्स, दिल में उतर गया कभी दिल से उतर गया, और मुझको मेरे मिजाज के दुख दे रहा है वो, यानी तवक्कुआत पे पूरा उतर गया।
ख़वातीनो ज़ात खुश आमदीद, इतनी दोस्ती गहरी शेफ़ नाजिश और डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को पहले वेलकम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कि अस्सलाम। मुझे टाइटल का कहा जा रहा है कि हम ऑनर आने वाले, और ये दोनों क्या है ऐसी गुफ्तगू हो रही थी कि लड़ाई तक बात नहीं, मतलब प्यार वाली लड़ाई तक बात पहुंच गई थी। प्यार वाली नहीं, लड़ाई नहीं, हम वो आपस में कह रहे थे कि हम कितने जीनियस टाइप इंसान हैं। ये तो आगा भाई भी अपने बारे में कहते हैं। आगा भाई क्या ये बात? सूरज को चिराग थोड़ी दिखाना। हाय 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 हाय। अच्छा भाई, बैंकर हैं, बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता है, तो मजाक नहीं रखे, तो हिसाब तो पक्का होगा। जी बेहतरीन हिसाब ही तो पक्का है। अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात प्रोग्राम के आगाज़ से सेट की उस जानिब हमारी खुशकिस्मती हसन जलील साहब मौजूद हैं, फ़िज़ा इज़ हियर, आगा बाज साहब मौजूद हैं, शबनम मजीद साहिबा मौजूद हैं। अच्छा जी, और अब ये बन रहा है जो कुछ, बताइए। पॉकेट्स बन गए, ठीक है। ठीक है, उसके साथ पोटैटो वेज ये रेडी हैं और बाकी जो है वो फ्राई हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आप बताना शुरू करें। अच्छा, एक तो मैं और नाजिश यही बात कर रहे थे कि ये सुबह ढूंढ रही थी ब्राउन बन्स, लेकिन इनको नहीं मिले, तो इसलिए हमने वाइट बनाना भी था हमने रेसिपी, तो हम इन्होंने जो है ना इसकी स्टार्च जो है या उसका वो कम कर दिया है बाय स्कूपिंग इट आउट, अंदर से ना स्कूप आउट कर दिया है, उसमें गार बना दिया, एक पॉकेट बना दिया, पॉकेट हाँ पॉकेट बना दिया, उसके अंदर शी इज पुट ऑल द वेजिटेबल्स और सारा कुछ। और नाजिश मुझे भी यही कह रही थी कि सिंस यू हैव कम, हम वेजिटेबल्स हर चीज़ में डाल रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी नेसेसरी फॉर यू फॉर योर मिनरल्स और वाइटामिन। आप जो इतनी वाइटामिन की गोलियां वैसे खा रहे होते हैं, गेट देम फ्रॉम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो पोटैटो वेजेस हैं, ये अक्सर बच्चे जो होते हैं वो फास्ट फूड की वजह से फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा आपसे मांग रहे होते हैं, सो इंस्टेड कि आप उसे तलें, आप इस तरह की वेजेस काट के उनको थोड़ा सा बॉईल करते हैं या ब्लैंच करते हैं तो थोड़ा स्टार्च निकल जाता है, उसके बाद आप इसको बेक कर सकते हैं या आप इसको एयर फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल की ब्रशिंग देके। बिल्कुल, और थोड़ा सब्र चाहिए होगा एयर फ्रायर में, क्योंकि आप एयर फ्रायर में जब बनाएंगे पोटैटो वेजेस तो जितना फ्राइंग में टाइम लगता है उससे तकरीबन डबल तो नहीं लेकिन उससे ज़्यादा लगेगा। हाँ, ये बात तो सही है। पहले सब्र और तहम्मुल होना ज़रूरी है, उसके बाद एयर फ्रायर का इस्तेमाल क्योंकि करें। सब्र का फल मीठा है, यस वेरी गुड जी। लेकिन उसकी अफादियत ऐसी है, एयर फ्रायर में काम कर जाता है कि आप ये देखें तमाम चीज़ें खा भी सकते हैं और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को एंजॉय भी कर सकते हैं। और कैलोरी इंटेक कम होगी नहीं, कैलोरी तो नहीं होगा। कैलोरी बात ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैलोरीज, इट्स द टाइप ऑफ कैलोरीज व्हिच यू आर हैविंग, ठीक है। एंड आल्सो जब हम इसको करेंगे इसमें से थोड़ा सा स्टार्च निकल जाएगा, सो द कैलोरीज विल रिड्यूस एज वेल। बिल्कुल ठीक, सो आई एम राइट। हाँ बस सही, यू आर राइट जी, यू आर राइट। मैंने कहा ऑनरी फिर इस्लाह जरूरी होती है। थैंक यू सो मच। कुछ थैंक और यू सो बताना? मच। नहीं, बस यही है। आपके रास्ते में बारिश मिली थी आपको? नहीं, अच्छा, वेरी गुड। खुश्क था मौसम, लेकिन इस वक्त शबनम मौजूद है। शबनम की लास्ट परफॉर्मेंस जरूर आपने देखनी है। मैंने अभी वाली भी सुनी थी, इतना मजा आया ना मुझे, मैं टू टू करती सोई हुई पहुंच गई। जब मैंने शबनम का गाना सुना मेरी आंखें टिंग करके खुल गई। लाइव सिंगिंग भी आज तो किए, थैंक यू सो मच जी। चलें जी, अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आप के साथ मौजूद हैं और आपकी राय सर आंखों पे। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक, और जो आपकी फीडबैक मिल रही है हमें इंस्टा पेज PTV होम और वीकेंड एट होम की इंस्टा पेज और फेसबुक पेज के ज़रिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वक्त चूँकि कम है और मुकाबला ऐसा है कि गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो सकती, आप लोग मौजूद भी हैं सर। मैं ज़रूर आपसे ये बात करते हुए कि फ़िल्म्स की तो ऑफ़र आई ही होंगी, ये मुमकिन नहीं है कि हसन जलील साहब ऐसी वज़ेदार शख्सियत के मालिक, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, दुनिया कहती है, आवाज़ इतनी खूबसूरत, देखने में इतने आप माशाल्लाह यू हैंडसम एंड खूबसूरत, कैसे मुमकिन है कि एक्टिंग की ऑफ़र ना आई हो? मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी वैसे। नहीं, बिल्कुल आई, लेकिन मेरा अदाकारी मेरा शोबा था नहीं, ठीक है। और मैंने महसूस किया ना मैं मसनूई हंस सकता हूँ, ना रो सकता हूँ, ना रोमांस कर सकता हूँ, तो फिर फिल्म में जाने का फ़ायदा क्या है। हमारे एक अदाकार होते थे, डायरेक्टर भी होते थे, असद जाफरी साहब, वो तो पोस्टर छाप के ले आए, फुटपाथ के शहजादे उसका नाम था, नदीम, जमील और मैं। लेकिन मैंने हाथ जोड़ कर उनको कहा कि भाई अगर आपने खुद गालियाँ खानी है और मुझे पढ़वानी है तो फिल्म में ले लीजिए, नहीं तो जिस हालत में मैं हूँ रहने दीजिए। बिल्कुल, लेकिन शौक भी नहीं हो। और लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, आपको मोहम्मद अली साहब की जब हम बात करते हैं, क्या हमारा एक ऐसा सितारा चमकता दमकता हुआ कि आज भी हम समझते हैं कि मोहम्मद अली साहब की जब बात आती है तो वो वज़ादारी, उनकी शख्सियत, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जो है उनका और आज भी इट इज़ अनमैचेबल। सर आपको आप रिजेंबल भी करते हैं, आपकी शख्सियत भी है ना आगा भाई? बिल्कुल। आपको लोग कहते होंगे, ऐसा तो मुमकिन है? बहुत, मुझे बहुत लोग कहते हैं, तो मुझे यकीन नहीं आता था,
لیکن جب ایک دن میری بیگم نے کہا تو یقین آ گیا. آگا بھائی محمد علی صاحب. وہ کمال آدمی تھے. کیا کہنے. میں آج میرا ایک اور دل ہے شبنم جی کی وجہ سے کہ میں آپ کو مہدی صاحب کی کامیڈی سنوں وہ سناؤں. ارے واہ شہنشاہ میں غزل. معافی کے شہنشاہ غزل. زبردست. مطلب وہ بات بھی کرتے تھے نا تو وہ فنکشن کرتے تھے تو بات کرتے تھے تو ڈانٹ بھی دیتے تھے. یہ غزل اس کا ٹاٹ بہت مشکل ٹھاٹ میں بنی ہے, بیٹھ جائیں آپ سنیں گے, بیٹھیں آپ. اب وہ غزل گا رہے ہیں تو کیسے کہہ دوں کہ واہ واہ. مجھے چھوڑ دیا اس نے. ارے واہ واہ. واہ 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 واہ. اچھا وہ کہتے تھے کہ لفظ کی شکل بناؤ. کیسے کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. بات تو سچ ہے سچ ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. کیا میں عمدہ. بڑا عاشق ہوں ان کا, بڑا فین. یہ تو ہم سب غلام علی اور صاحب سر میں کا بھی گا رہے, میں تو یہ بھی سر میں یہ راگ ایمن. دیکھیں میں میم سے آگا ہوں. لیکن آپ کو اتفاق تو ہوا ہوگا شہنشاہ غزل سے. بہت. سب پہلی ملاقات مختصراً چونکہ وقت کم ہے اس لیے کیونکہ میں ریڈیو میں اناؤنسر تھا تو ظاہر ہے وہ اسٹوڈیو نمبر 1 سے میں اناؤنسمنٹ کرتا تھا, برابر میں وہ ریہرسل کیا کرتے تھے. بڑے خوش مزاج آدمی, بڑی محبت سے پیش آتے تھے. اور چونکہ میں جب ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں ان کی اناؤنسمنٹ بڑی توجہ دیا کرتا تھا, بڑے خوش ہوتے تھے. ٹھیک. سادہ آدمی تھے ویسے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. لیکن بہت کمال کے. اور آپ کی تو ظاہری بات ہے میرے ہمسائے تھے گارڈن ٹاؤن. میں کہنے لگی تھی آپ کی ملاقات. جی گارڈن ٹاؤن میں ہمارے ہمسائے تھے, ان کے بیٹے ہمارے دوست تھے. ان کا بیٹا سجاد بھائی جو فوت ہو گئے وہ میرے بڑے بھائی کے دوست تھے. شہزاد میرا دوست تھا. تو میں کئی دفعہ نا ان کے گھر جاتا تھا. ایک سپورٹس کار ہوتی تھی ان کے کار پورچ میں. ٹھیک. تو ایک دفعہ رات کو میں نا, ہمیں اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی, تو ان کی جو شہزاد کی والدہ تھی انہوں نے ہمیں ابلے انڈے اور ڈرائی فروٹ وغیرہ دیا. تو اندر خان صاحب ریاض کر رہے تھے, پتہ نہیں کون سا راگ انہوں نے چھوڑا, جھولے پہ لیٹے ہوئے تھے اور میں نے اس راگ کی شکل بنتے دیکھی ہے. میں حالانکہ مجھے سمجھ نہیں تھی, اور کیا وہ آواز تھی, لائٹ گئی ہوئی تھی, لائٹ گئی ہوئی تھی اور اس میں وہ گا رہے تھے اور میں حیران پریشان سن رہا تھا. اور کئی دفعہ ہم نے ان سے ڈانٹ بھی کھائی ہے. وہ ایک دفعہ جمعہ پڑھنے جا رہے تھے تو میں تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا تو میں ان کے ساتھ ٹکرایا ہوں. تو کہتے پاگل ہو گئے تم, اندھے ہو گئے ہو تم. زبردست. زبردست کمال. محمد علی صاحب کی بھی تو ممکری کی. محمد علی صاحب نا, تو نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے حبیب, میں نے تجھ سے بہت پیار کیا تھا, اپنی جان اور اپنی زندگی سمجھا تھا تجھے, تو نے یہ صلہ دیا ہے مجھے. جائے صاحب مجھے میرے 20 سال واپس کر دے. بھئی آپ رکھوا کے گئے ہیں. زبردست. میں کام الحمدللہ مجھے کسی نے نہیں کرائی. نہیں میں نہیں مان سکتی, میں ہر دفعہ یہ پوچھتی ہوں کہ آپ ایسے ہی کہہ میں رہے نے ہیں. ایک فلم میں کام کیا ہے, آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی ہوگی, میری شادی کی فلم ہے, اس میں ہی تھا. اس میں کام کیا دل لگا ہاں کے. اس کے بعد نہیں. میں یہ کیسے ممکن ہے, آپ کے اتنے کولیگز, خواہش بھی ہوگی اگر بڑی دیکھیں ہر تو آپ ایکٹر کی جو معراج ہے نا وہ فلم ہے. میری بڑی خواہش تھی میں کہ کوئی مجھے فلم کرا لے یا کچھ, مگر الحمدللہ نہیں. اسٹوڈیو تک تو گئے ہوں. بہت گیا ہوں میں, افضال احمد صاحب کے ساتھ جاتا تھا باری اسٹوڈیو, ایورنیو باری اسٹوڈیو میں جاتا رہا ہوں, اور میں دیکھتا ہوتا تھا. بڑا نا مومی بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں, شان بھائی سے بڑی اچھی الیکس لائک ہے. میں جاتا تھا دیکھتا تھا ان کو, تو بڑا بلکہ میں نے مومی بھائی کی فلم لکھی ہے, وہ ابھی انہوں نے کرنی ہے, تو میرا ان کا ساتھ بڑا میں ان کو کہتا تھا مجھے بڑا شوق ہے. اور ان کی جو فلم لکھی ہے میں ان کو کہتے ہیں اپنا بھی رول لکھا دے. پھر میں نے وہ رول لکھا اس میں سارا, لیکن وہ ابھی جب جائے گی بنے گی, اس کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں کروائی. یہ بڑی پھر ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو جس کا جہاں پہ رزق لکھا ہے تو یہ بھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے آپ کو نوازا ہے ماشاءاللہ, تو ٹھیک ہے بالکل. obviously what about you, فلمز کا شوق تو ہوگا نا؟ بلکہ میرا نیکسٹ پروجیکٹ فلم ہی ہے. وہ بھائی دیکھ لیں,
अभी एक ड्रामा शूट किया है, वो ऑन एयर होने वाला है, और अब नेक्स्ट में फिल्म के सेट पे वेरी जा रहा गुड। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस। कैसा लग रहा है? फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, है। रिकॉर्डिंग? मुझे हाँ नहीं, नेक्स्ट मंथ है, Next और month. मुझे इतनी एक्साइटमेंट है क्योंकि मुझे एक फैसिनेट करता हाँ, है बिल्कुल है, बिग हाँ, स्क्रीन। बिल्कुल, टीवी पे तो आपको पता है हर घर में है, लेकिन एक जाके लोग देखते हैं और एक फेम और बिल्कुल भाई, जो सिनेमा जाके लार्जर देन लाइफ, लेकिन टीवी को भी आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क नया नया शुरू हुआ था, उस दौर में तो ख़वातीनों साथ टीवी नहीं होते थे। जी हाँ। तो कोई एक आधा इलाके में एक टीवी या दो टीवी सर हुआ करते थे, तो लोग आके बैठा करते थे उस घर में, दरवाजे उस घर के खुले बिल्कुल, होते थे बिल्कुल। कि ट्रांसमिशंस देखी जाए, प्रोग्रामिंग देखी जाए। सही बात है, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही होता था। बल्कि रेडियो की बात करें, टीवी से तो पहले रेडियो आया, फिर मैडम की बात कर सर, मैडम से तो मुलाकात हुई होगी मलका बहुत चरण। दफ़ा, बल्कि मैडम ने मेरा एक शो भी किया था। मैंने 6 सितंबर शो शुरू किया था एक प्राइवेट चैनल पे, जो शुरू हुआ था पीटीवी के बाद। तो उसमें मैडम चीफ गेस्ट थी, MM आलम थे, बड़े बड़े लोग थे। तो उनसे बड़ा मैंने सैर हासिल वो किया। फिर अकबर से मेरी बड़ी दोस्ती थी, उनके बड़े बेटे से, तो लिहाजा उनके साथ भी कई दफ़ा गुलबर्ग जाना होता था उनके। ठीक, बहुत बिल्कुल अच्छी खातून थी, बहुत नहीं, इसमें एक कोई शफ़क़त दूसरी से, राय नहीं। मोहब्बत से। शबनम, मैडम की बात जी मैडम जी वाकई में बहुत अच्छी थी। मैं एक प्रोग्राम था टेलीविज़न पे चलता था, गीत बहार उसका नाम था। उसमें पुराने गाने जो थे वो गाना था रब जाने सानू ते तू मार सुटिया। हाय हाय। अच्छा, वो मैंने गाया। तो अब शाहनूर स्टूडियो में, ये तो पीटीवी की बात हो गई, गा दिया मैंने। मैं पाकिस्तान टीवी से निकल के तो हम शाहनूर स्टूडियो गए। अच्छा, मेरी मदर मेरे साथ थी, तो मैं ना मैडम जी को देख के ना मैं डर गई। मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी कि बहुत मारती हैं और पीटती। नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन हाँ, नहीं, एक वज़ीदारी मैं बड़ी शख्सियत। छुप के ना, तो छुप के मैं तो गुजर गई। तो कहते इधर है ना ज़रा, इधर किसी ने तमीज़ नहीं दसी कि कोई सीनियर खलोता हुआ तो सलाम भी कर। मैं कहा मैडम जी, मैंने सुना है कि तुसी कोई चंगा गाए तो तुसी उन्हें मार दियो। कहते नहीं मैं कोई चंगा गावे उन्हें क्यों मारनी आ, मैं उन्हां नाल नाराज़ होनी आ जिन्हां नूं गाना भी नहीं आता, तो मैडम नूर शाह बन के बह जांदी आ। मैं उन्हां नूं कहनी। फिर उन्होंने मुझसे बड़ी मोहब्बत की, और आना जाना, जैसे अकबर साहब की बात आप कह रहे हैं, वो कहते हैं माँ कितना मुस्कुरा के गांधी है, हाँ। कितना अच्छा गांधी है। तो फिर मैडम जी ने मुझे अपने घर में, शानू जो ऊपर उनका अकबर साहब का ऊपर घर था, वहाँ उन्होंने मुझे सुना और मुझे उनसे भी इनाम मिला हुआ है। क्या ये कहते देखिए बहुत बड़ी बात। और मैडम की जब ख़वातीनों साथ बात करते क्या हैं, कहने हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ बरे सगीर, पूरी दुनिया में मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा, और फिर जो उनकी कंट्रीब्यूशन सन 1965 की जंग में, और फिर हम शौकत अली खान साहब को, सर शौकत अली खान साहब से भी तो आपकी सुंदर वो मुलाकात। ना मैडम पूरी सदी की आवाज़। बिल्कुल, क्या बात। और उनको जिन जिन सिंगर्स ने अपने ख़ास अंदाज से ट्रिब्यूट पेश किया, वो तो मोहब्बत है ही है, अकीदत है, लेकिन मैडम जैसा ना कोई गा सकता है और ना ही कोई। और पंजाबी आएगा। की बात करें, उर्दू की बात करें, और जो उनका स्टाइलिंग हुआ करती थी उस दौर। सर शौकत अली साहब की भी बात करते हुए, हाँ, शौकत अली से तो मेरे असल में, मैं चूँकि रेडियो में होने की वजह से ना, इस सबसे मेरी मुलाकात रहती थी। ठीक है। शौकत से तो बेचारे से आखिरी मेरी बात हुई, मुझे वो किसी ने बताया कि वो बीमार है। तो मैंने किसी से नंबर लेके वहाँ फ़ोन किया, उनके बेटे ने उठाया, फिर उनको दिया, वो बिस्तर पे थे। उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे। बड़े खुशी हुए सुन के, कह लगे भाई किसी बार चक्कर लगाया ना, बड़ी खुशी हुई बात करके। बड़ी मोहब्बत का रिश्ता था। मेरे प्रोग्रामों में उन्होंने बहुत मरतबा शिरकत की। बिल्कुल, और बड़ी नफीस शख्सियत, और वही बहुत। बात है, वही आजी और इनकसारी नजर आया और क्या रेंज थी उस बंदे की आवाज़ की। क्या आवाज़, क्या आवाज़। हमारे कॉलेज में एक बार वो एक फंक्शन में एज ए गेस्ट आए थे, और उन्होंने वो गाया था खुद ही का सिर रहने हाँ लाइल। ओ हो। अब उनके बेटों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, सलाम दुआ है, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। इसमें कोई फिजा, सोशल मीडिया का दौर है, मैं ज़रूर आपसे भी बात करते हुए, आप पोस्ट करती हैं पिक्चर्स, ये भी बड़ा काम होता है भाई, जिम्मेदारी का, आज जानते ही नहीं लानी है। कि ये सेल्फी, ये तस्वीर, ये एंगल होना चाहिए फेस का। हाँ, ये लगानी पड़ती है। अभी ये तो तो काम का बात हिस्सा है। बन गया ना। काम का हिस्सा। अगर नहीं है ना, आपके फॉलोअर्स नहीं है, ये नहीं है, तो कहेंगे यार ये that's कैसे true. फॉलोअर्स हैं। अच्छा, नया नया सोशल मीडिया आया ना, मेरे से तस्वीर में आया, कह रहा पाउट बनाए, तो मैं पॉकेट आगे करता जाऊँ। क्या होता है? कहता नहीं सर पाउट बनाए। मैं को की होता पाउट? मैं कह यार अगर आपकी शादी की वीडियो तो बड़े मजे की होगी, उस वक्त भी कुछ ऐसा और उस वक्त तो ये तो अब जाके कुछ अरसा पहले जो है सारी चीज़ें ज़रा ज़्यादा अंदाज से जो है रिकॉर्ड होना शुरू हुई। शादी की वीडियोस में तो खाना खाते हुए भी भाई वीडियो बना हाँ कर जी, हाँ जी, हाँ इतना जी। जुल्म था। बिल्कुल। वो और जो मेहमान आए होते तो घबराते थे कि हमने ना 500 दिया तो खाना असी 1200 का खा लिया। वो डरते थे वो।
आप सच सच बताएं, कभी ऐसा, आप कभी तो नहीं, आपकी शादी पे ऐसा हुआ कि खाली लिफाफा और सलामी की जगह? नहीं जी, सवाल ही नहीं, मैं उसी वक्त चेक करता था। ले, बाद च किन्ने पढ़ना है। टिपिकल आगा साहब। भाई कभी ये भी हो सकता है ना, इतने रश में पकड़ा अच्छा, दिया मेरे वलीमे पे ना जावेद शेख साहब आए, वाह, बहरोज सब्जवारी साहब आए, और इस्माइल तारा साहब मरहूम, सलीम शेख उनके भाई, और नूरुल हसन, ये सब आए थे। तो बड़ा अच्छा वो फंक्शन हुआ, वो बड़ा अच्छा। मगर वो ना, अच्छा उन्होंने टिपिकल मुझे वो इस्लामियाँ दी जो होती थी पुराने वक्तों में ना, वैसी बड़ी अच्छी इस्लामियाँ दी, ये नहीं कि तो। और अगले दिन मेरी रिकॉर्डिंग थी उन्हीं के ड्रामे की। अच्छा। तो वो ना बहरोज साहब मुझे जाते जाते कहते, अब शादी के खुशी में कल लेट ना आई हो, जल्दी आ जाइए। नहीं, ये तो प्यार सबका, और ये इसी तरह ख़वातीन और हज़रात खुशियाँ समेटने का बड़ा एक अनमोल मौका अल्लाह ताला देता है। आप जो भी काम कर रहे हो, बरकतें तब आती हैं जब तमाम के तमाम अफराद एक पेज पे ज़हनी हम आहंगी के साथ काम करें, तो वो फिर स्क्रीन भी सजती है। अगर हम मीडिया की बिलखसूस बात करें, अच्छा जी, वक्त का मुझे कहा जा रहा है, और यकीन जाने कतन नहीं पता चला। सर, आपका शुक्रिया अदा करें। नहीं, बहुत शुक्रिया आप। आई होप यू एंजॉय। बड़ा मज़ा आया। और आज दो ऐसे लोग थे जो माशाल्लाह, फिर ये बच्ची भी, कि जिनके साथ बहुत ही मैं लुत्फ़अंदोज़ हुआ, सच्ची बात। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपकी फिजा, थैंक यू सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो फॉर योर फ्यूचर वेंचर। और इंशाल्लाह फिर आपकी फिल्म जब आएगी तो वील ऑल गो टू द प्रीमियर। इंशाल्लाह, मैं सबसे पहले आपकी तरफ। इंशाल्लाह, थैंक यू। आगा भाई नहीं, चलो रहने दो। आगा भाई, फिल्म मैं अंदर बोतलां बेच लांगा, आप ही बेच लेंगे। सर थैंक यू। अपने घर आने का काहे का शुक्रिया। एक कमरे से दूसरे कमरे में आया हूँ, कोई ऐसी बात ये आपकी आपका मोहब्बत आप लोग याद रखते हैं, बुलाते हैं, ये आपकी बड़ी मोहब्बत आई है। होप आपको मजा आया। हाँ, इलियास भाई का बहुत शुक्रिया, वो हमेशा मुझे याद रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शबनम, जीती रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। ढेरों दुआएं और प्यार। बहुत शुक्रिया। और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, शबनम को कह दीजिएगा मेरे साथ तस्वीर बना के जाए, मैंने बनवानी है तस्वीर। हाँ शबनम, जरूर, क्यों सर के साथ भी और इनके साथ भी। तो फिजा का क्या कसूर है? फिजा नहीं, फिजा में वो कद छोटा है ना, तो नाज़िश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा, जी लीजिए। अपने कल को भूल जाइए, जो हो गया वो हो गया। अपने आज को बेहतर बनाने की और खुशगवार अंदाज से जीने का हुनर सीख लें, ताकि ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाए अपनों के साथ। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म होता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़।